हेलो फ्रेंड्स, सीटेट क्लासेस में आपका स्वागत है। दिसंबर में एग्ज़ाम होने जा रही है सीटेट की। उसके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीटीपी का कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। ऑप्शन बी देखिए, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर सी, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वो मुख्य धारा की भाषा सीख सके। ऑप्शन डी, बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। चलिए हम लोग नीचे ऑप्शन नंबर डी से स्टार्ट करते हैं, जो कि रॉन्ग है। ये अलग थलग बांटना नहीं है। समाज में रहता है, उसको अलग थलग स्कूल का ये नहीं है कि हमको बांटना है। तो ये अलग थलग कर रहा है कि आप ऑप्शन नंबर बी ऐसे कर, वो है, ये रॉन्ग है। बांटना तो है नहीं कि गरीब का बच्चा है, चलो चलो तुम गरीब का बच्चा है तुमको अलग करते हैं, या अमीर का बच्चा है ये समाज से आया है इसको अलग, ये इसलिए ऑप्शन रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर सी, ये हतोत्साहित करना, हतोत्साहित तो करना ये भी रॉन्ग है, निगेटिव पॉइंट है। बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना है। बच्चे जहाँ से आता है, जो भी सीख के आता है उसको एक्सेप्ट करना है, ना कि उसको डिवैल्यूएट करना है। वैल्यू उसका वैल्यू देना है। वो जो भी लेके आता है, उस जो भी ज्ञान है, उसका जो भी मदर टंग है, उसको एक्सेप्ट करना है। टीचर एक्सेप्ट करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। ये सही है। इसको जो भी बच्चा जो भी लेके आता है, एक्वायर करता है, उसको हमको एक्सेप्ट करना है। स्कूल में उसी पे बिल्डिंग बनती है, उसी से सीखा जाता है आगे। ऑप्शन नंबर ए भी रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित क्षमता समझा जा सकता है यदि मोटिवेटेड। आप अपने कक्षा में बच्चों को कैसे समझोगे कि वो बच्चा मोटिवेटेड है या डीमोटिवेटेड है? तो आपकी कक्षा में अगर बच्चा बैठे हैं तो उसको कैसे आप समझ सकते हैं? अगर वो खुश है, फेस पे स्माइल है, तो वो मोटिवेटेड है। उदास है तो डीमोटिवेटेड है। चलिए ऑप्शन से देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, वे अच्छी तरह से वर्दी पहनने या स्कूल में आते हैं। ऑप्शन बी है। फर्स्ट ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन कह रहा है, अगर बच्चे अच्छी वर्दी में आते हैं, ड्रेस पहन के आ रहे हैं वो, तो मोटिवेटेड है। ऐसा नहीं हो सकता है, ये हो नहीं सकता है। ऐसा भी हो सकता है उसके घर में फ्रेश किया हुआ रखा हुआ मिल जाता है, कोई बच्चे अपने खुद धुल के ला रहा है, तो इससे मोटिवेटेड का क्या मतलब है? इससे प्रेरित होने का कोई संबंध ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी ए गलत रॉन्ग हो गया। चलिए ऑप्शन बी देखते हैं। वो कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। अनुशासन बनाने से भी, डिसिप्लिन से भी कोई ये नहीं है कि मोटिवेटेड है बच्चा। डंडे के डर से भी हो सकता है, जो भी टीचर के डर से भी हो सकता है, अनुशासन बना रख सकता है। इससे कोई मोटिवेशन का कोई ये नहीं है, मोटिवेटेड का। ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। चलिए ऑप्शन सी देखते हैं। वे सभी उपस्थिति में नियमित है। ये उपस्थिति दर्ज करने से ये क्या है? ये तो आपका क्या अटेंडेंस के डर से भी उपस्थित रहता है बच्चा, डंडे के डर से भी उपस्थित रह सकता है। इससे मोटिवेटेड का कोई ये नहीं है, प्रेरित होने का कोई संबंध ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? वो शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। जो बच्चा प्रश्न पूछते हैं वो मोटिवेटेड है, उत्साह है, पढ़ने की चाहत है उनमें। वो स्टाफ रूम में, कोई ऐसा बच्चा होता है जो स्टाफ रूम में जा के भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो बच्चे प्रेरित समझा जा सकता है, वो बच्चा मोटिवेटेड है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां, ऑप्शन पढ़ते हैं, जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। चलिए आगे ऑप्शन पढ़ते हैं। प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है। थर्ड ऑप्शन है, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है।
सेंटर में कभी भी हम लोग चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है ना, तो बच्चे को सेंटर में रखेंगे। ये दिनचर्या से क्या मतलब है, कैरिकुलम, रूटीन, ये सब रूटीन हो गया, किस टाइम लंच करते हैं, किस टाइम ये खेलना, ये सब कोई ये नहीं है कि बच्चों को, ऐसा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, प्रमुख स्थान पे स्कूल के शिक्षकों को का होना, ये ऑप्शन नंबर रॉन्ग है। ऑप्शन सी भी रॉन्ग है, स्थान में गतिविधियों को कभी नहीं रखता। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, तो इस मेन सेंटर पे बच्चा होगा, स्टूडेंट होगा। स्कूल का दिनचर्या, ये रूटीन, इसका भी ये नहीं है, इस रूटीन, स्कूल रूटीन से इसका कोई ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टार्टिंग है, थोड़ा समझाने में प्रॉब्लम हो रही है। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं, तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं होते हैं। आप क्या प्रदर्शन कर रहे होते हैं? स्कूल में टीचर जो एक तरह से ग्रुप में ड्रेस पहनते हैं, कोई धोती पहन रहा है, धोती कुर्ता पहन रहा है, कोई सूट सलवार साड़ी कोई पहन रहा है, उससे क्या होता है? ऑप्शन नंबर ये नहीं है, ऑप्शन देखते हैं। चलिए ये क्या दर्शा रहा है। ऑप्शन ए 1 है, समूह की पहचान का, समूह की पहचान, हम लोग ग्रुप आइडेंटिटी नहीं दे रहे हैं ग्रुप में कि हम ये हैं, टीचर हैं, ग्रुप में वो पहने हैं तो सेम हम भी पहने हैं। ये ऑप्शन नंबर गलत है, ऑप्शन ए। चलिए बी देखते हैं, समूह आज्ञाकारिता का, समूह आज्ञाकारी, हमें कोई उद्देश्य नहीं दिया है, हमें कोई मतलब उपदेश नहीं दिया है कि आपको यही पहनना है, ये ऑप्शन रॉन्ग है। समूह निर्देश अनुपालन करना, ये भी कन्फर्मेशन, ये भी नहीं है। समूह निर्देश अनुपालन रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। समूह की अनुरूपता का, कॉन्फॉर्मिटी, ये ग्रुप में जैसे टीचर हैं तो ग्रुप में पहनते हैं जीन्स कुर्ता, ये सब पहनते हैं, जैसे सूट पहनते हैं, ये एक अनुरूपता है कि हम ग्रुप में एक जैसा है, पहनते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। किसके संदर्भ में बनाई जाती है व्यक्तिगत शिक्षा? ये जो है ऑप्शन नंबर 1 देखिए, विशेष शिक्षा कार्यक्रम बाल। ऑप्शन बी देखिए, बाल केंद्रीय शिक्षा कार्यक्रम। ऑप्शन सी मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर डी ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम, ई लर्निंग एजुकेशन प्रोग्राम, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर ये रॉन्ग है। ऑप्शन सी ओपन स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन प्रोग्राम। जिस जिस ऑप्शन में चाइल्ड, जिस भी चीज़ में चाइल्ड को सेंटर में रखा गया है, वो एजुकेशन क्वेश्चन सही होगा, वही एजुकेशन राइट है। बच्चे को सेंटर में ही रख के ही हम देखेंगे कि बच्चा को क्या चाहिए। ऑप्शन नंबर ए भी गलत है, ना कि हम ये देखेंगे उनकी ये क्या अच्छा करिकुलम में क्या है, टीचर को क्या है, कैसे पढ़ा रहे हैं, टीचर के अकॉर्डिंग चलना है, नहीं। चाइल्ड चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए, एजुकेशन चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए, बच्चे के अकॉर्डिंग। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी थोड़ा धीरे धीरे क्वेश्चन कर रहे हैं, 4 5 10 ऐसे करके क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिव्या दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है। ऑप्शन 1 एक देखिए, ऑप्शन ए काम करने की विधि का। ऑप्शन बी द्वितीय विस्तारण विधि का। ऑप्शन सी उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। ऑप्शन डी क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का। ऑप्शन ए ये रॉन्ग है। दिव्या एक किसी काम को कोई गोल लेती है, लक्ष्य उसका, जैसे एक गोल है, लक्ष्य है, एक दिव्या एक लड़की या लड़का है, उसी गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में कर रही है।
छोटे छोटे पार्ट्स में करिए, वही उसी गोल को नहीं तोड़ रही है, उसी गोल को, उसी काम को छोटे छोटे टुकड़ों पार्ट्स में कर रही है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, सब गोल एनालिसिस। ये जो है उपलक्ष्य विश्लेषण विधि कर रही है, ये राइट ऑप्शन है। ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि जो पुरुष और महिला का निर्धारण है वो समाज करता है। ये सोशल कंस्ट्रक्ट है, समाज ने बनाया है ऐसा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है लैंगिकता एवं अंतर्निहितता अवतरण है। ऑप्शन बी लैंगिकता एक अनुवांशिक प्रतिभा है। सी ऑप्शन नंबर सी लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है। अंतर्ज्ञानी, ये अंतर आत्मा से ये नहीं कहा गया है कि आप पुरुष हैं या आप महिला हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, ये राइट है। ये सोशल कंस्ट्रक्ट है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, समाज ने बनाया है कि आप ये सामाजिक बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ये भी गलत, बी भी है। राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। ये समाज का बना हुआ है, समाज ने बनाया है कि पुरुष बाहर काम करेंगे, महिला झाड़ू लगाएगी, घर में रहेगी। ऐसा नहीं है कि उसको यही काम करना है, ये समाज का बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों को विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को डैश कहा जाता है। जो बच्चे होते हैं उनकी अपनी विभिन्न क्षमताओं के आधार पर उसको पढ़ाने का जो होता है, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग हम कुछ कुछ बांटते हैं, अलग करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही साथ में एक बच्चा तेज है तो उसी के साथ सबको पढ़ाया जाता है। कुछ बच्चे थोड़ा कमज़ोर होते हैं, समझने में उनको थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो उसके अकॉर्डिंग भी पढ़ाते हैं। जो ये बच्चा ऑप्शन नंबर ये राइट है। विभेदी अनुदेशन कहते हैं उसको, डिफ्रेंसिएशन इंस्ट्रक्शन। चयनित अनुदेशन ऑप्शन रॉन्ग है। सटीक शिक्षण रॉन्ग है। त्रुटिहीन अनुदेशन ये रॉन्ग है। राइट ऑप्शन इज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बच्चे के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, कोई बच्चा कमज़ोर होता है तो उसको उसके अनुसार अलग ही, उसके नीड के अनुसार थोड़ा सा अलग बच्चे को करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम 4-10 ऐसे ही अलग अलग बहुत सारे में बांटते हैं, ऐसा नहीं। कुछ कुछ जो बच्चे की प्रॉब्लम होती है, थोड़ा वीक होते हैं, उसकी लेवल थोड़ा अलग करके उसको पढ़ाते हैं ताकि वो सेम आ जाए, एवरेज में आ जाए बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राथमिक विद्यालय में बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। चलिए ऑप्शन देखते हैं कि इससे जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, वो प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं 6 से 11th ईयर के बच्चे होते हैं। इसको आप कैसा इन्वॉल्वमेंट, कैसा माहौल देंगे ताकि वो सीख सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नीचे से देखते हैं। चलिए डी देखते हैं। जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी, ये हिटलर का काम हो गया। ये अधिकार नहीं देना, ये हिटलरगिरी नहीं करना है, टीचर होनी चाहिए पढ़ाने के लिए। अधिकारवादी और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। ये ऑप्शन ऐसे ही रॉन्ग हो गया। हिटलर नहीं बनना है, टीचर बन के उसको पढ़ाना है, समझना है। देखिए प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे होते हैं 6 से 11th ईयर का होता है, इसको स्कूल में तभी पढ़ पाएंगे जब कि इसको आप समझ सकते हैं, इमोशनली हो। ये इसका घर जैसा माहौल होना चाहिए, माहौल मिलना चाहिए उसको घर जैसा, तभी वो बच्चे आपकी बात समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखिए। जहाँ जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वो अनुभव करते हैं कि वो महत्वपूर्ण है, उसको महत्व देता है। जहाँ प्राइमरी स्कूल के बच्चे को जहाँ आप महत्व दीजिएगा, अवहेलना कीजिएगा तो नहीं होगा, महत्व दीजिएगा, ये राइट ऑप्शन होगा। चलिए आगे भी पढ़ लेते हैं। जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से
निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करती है। निष्क्रिय तो कभी हो नहीं, सक्रिय। बच्चा जहाँ पे सक्रिय होगा, निष्क्रिय होगा ये ऐसे गलत हो जाएगा। निष्क्रिय बच्चा को नहीं रखा जाता है, सक्रिय रखा जाता है। एक्टिव, एक्टिव मेंबर है ये, पैसिव नहीं है, एक्टिव। चलिए ये भी कट गया। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है जहाँ मूल रूप से पढ़ते लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। पढ़ने पे ये प्राइमरी स्कूल में, ये प्राइमरी का क्वेश्चन है, तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ने पे बच्चे को पहले गणित ये सब इतना फोकस नहीं है। ऑप्शन रॉन्ग है ये। थोड़ा मिडिल बच्चे चल जाएंगे, प्राइमरी में ये नहीं चलेगा। बच्चा जब आता है जान, आप याद करिए, बच्चे आधा बच्चे ऐसे होते हैं अधिकतर जो स्कूल जानते हैं रोते जाते हैं, तो उसको मतलब घर का माहौल चाहिए। स्कूल में भी थोड़ा घर जैसा लगे, तो टीचर को ऐसा होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन इज राइट, सी हो गया। आपका आंसर सही सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राइमरी लेवल पे बच्चों को थोड़ा बच्चे के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप टीचर हैं मार के डांट के ये सब ऐसे पढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? प्रथा का, विद्यालय की प्रथा का। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, प्रयोग प्रयोगितात्मक कक्षा। ऑप्शन सी पढ़िए, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन डी शारीरिक दंड। शारीरिक दंड तो ऐसा है नहीं, आरटीआई देखिए। सॉरी, आरटीए, शिक्षा का अधिकार नियम 2009, इसके अंतर्गत शारीरिक दंड देना लॉर्ड नहीं है। ऑप्शन में निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, तुलना करने वाला, ये तो और बेकार है कि उनके लाला जी का बच्चा का इतना आया है, आपका ये आया है, ये और नेगेटिव पॉइंट है, ये गलत है। प्रयोगात्मक अच्छा, प्रतियोगात्मक जो जिसमें प्रतियोग किए बच्चा फर्स्ट है वो फर्स्ट है, ये वो इस संबंध में ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये व्यक्ति सापेक्ष अधिनियम, ये जो है ये राइट ऑप्शन है, ये सही है कि व्यक्ति के अनुसार, बच्चे के अकॉर्डिंग, उसको क्या, किस बच्चा कौन सा कमज़ोर है, कहाँ उसको प्रॉब्लम आ रही है, उसको समझना। उसको ऐसा नहीं है कि एक बच्चा ज़्यादा तेज है तो उसी के अकॉर्डिंग पूरा क्लासरूम चलेगा, नहीं। एक बच्चा थोड़ा वीक है तो उसको भी देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? गौण वाहक यानी जो गौण वाहक है उसको सेकेंडरी सोशलाइजेशन कहते हैं, ये इसको सेकेंडरी कहते हैं। दो तरह के होते हैं सोशलाइजेशन, एक प्राइमरी या एक सेकेंडरी। प्राइमरी जो प्राथमिक बोलते हैं और सेकेंडरी को गौण वाहक कहते हैं। गौण वाहक, ये क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, ये इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन कह रहा है विद्यालय निकटतम परिवार के सदस्य। ऑप्शन बी कह रहा है परिवार और रिश्तेदार। ऑप्शन सी कह रहा है परिवार और आस पड़ोस। ऑप्शन डी कह रहा है विद्यालय और पास पड़ोस। तो विद्यालय जो है ये सेकेंडरी सेकेंडरी है। परिवार 100% श्योर है कि परिवार है जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है। तो प्राइमरी जिसमें परिवार है वो तो कट गया क्योंकि सेकेंडरी पूछ रहा है। गौण वाहक, गौण वाहक यानी सेकेंडरी। सेकेंडरी एजेंट्स ये भी प्राइमरी है, ये भी कट गया, गलत हो गया। अब ये दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे की, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। ये क्या कर रहा है, विद्यालय और पास पड़ोस, ये परिवार के सदस्य हो गया, यानी ये भी है प्राइमरी एजेंट्स। तो प्राइमरी एजेंट्स है विद्यालय, ये दोनों नहीं हो सकते हैं। ये भी ऑप्शन नंबर गलत, ऑप्शन नंबर इज राइट हो गया, डी राइट ऑप्शन में हमारा आंसर हो गया विद्यालय और पास पड़ोस। इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा क्योंकि
ये जो गौण वाहक है वो सेकेंडरी एजेंट्स है। प्राइमरी एजेंट्स में परिवार आते हैं और पास पड़ोस तो नहीं आते हैं, परिवार के सदस्य आ जाते हैं। कभी कभी पास पड़ोस भी दे देता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, देखना पड़ेगा आपको क्या है। किसी भी क्वेश्चन में इसका ये है कि फैमिली प्राइमरी में ही आएगा, सेकेंडरी में स्कूल, पास पड़ोस, ये सब आ सकता है। मीडिया है, ये सब सेकेंडरी में आता है। 100% श्योर है कि बच्चा परिवार से आता है फर्स्ट, तो प्राइमरी वही होगा फैमिली का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसी वातावरण को उपलब्ध करा कर अधिगम को सुगम बनाता है जो, ऑप्शन पढ़ते हैं, समावेश को हतोत्साहित करता है, आवृत्ति को बढ़ावा देता है, खोज को प्रोत्साहन देता है, नियामक करता है। तो ऑप्शन, बच्चा को जो प्रगतिशील है, जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जहाँ की बच्चे को सीखने की चाह बढ़े, उसको ललक मतलब आगे बढ़ने की उसको चाह को प्रोत्साहित करना, ना कि हतोत्साहित करना। तो ये तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया ये ऑप्शन। जहाँ हतोत्साहित किया, बच्चे को हतोत्साहित नहीं किया जाता है, डिस्करेज नहीं किया जाता है, बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ये भी रॉन्ग है। आवृत्ति को बढ़ावा देना, आवृत्ति को बढ़ावा नहीं दिया, रिपीटेशन नहीं होता है, रिपीट नहीं करते रहना है बच्चे को। नियामक, ऑप्शन नंबर डी देखिए, नियामक, ये भी गलत है। डिस्ट्रक्टिव ये भी नहीं है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। राइट आंसर इज खोज को प्रोत्साहित करना, खोज करना, बच्चे को खोज, एक्टिव, जहाँ बच्चा एक्टिव है, बच्चा एक्टिव है, वो राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बच्चा को एक्टिव होना चाहिए, कभी भी पैसिव नहीं। बच्चा जहाँ भी एक्टिव है वो ऑप्शन नंबर राइट हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिंग क्या है उसके बारे में थोड़ा लिंग पढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन आता है। ये जेंडर है, एक जेंडर का लिंग होता है, एक, अगर यहाँ जेंडर की जगह सेक्स लिखा रहता तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, यहाँ पे सी हो जाता, बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट होता। जेंडर लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। लिंग है क्या, सहज गुण, ये नहीं है, ऑप्शन ये रॉन्ग है। जैविक सत्ता, ये भी रॉन्ग है। बायोलॉजिकल, जब सेक्स लिखा रहेगा तो बायोलॉजिकल का जेंडर लिखा हुआ है तो नहीं होगा। शारीरिक संरचनात्मक, इसमें तो कभी भी नहीं फंसेगा। फिजियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, ये रॉन्ग है। हमारा जो जेंडर है वो समाज ने बनाया है, सामाजिक संरचना है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, तो ये सामाजिक कंस्ट्रक्ट है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा ध्यान से समझिए, समझाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मेरा स्टार्टिंग है अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपनी कक्षा में व्यक्तित्व विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, ऑप्शन नंबर, चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। क्या क्या करना चाहिए बच्चे व्यक्तिगत, अगर एक क्लासरूम में बच्चा कम से कम 30 होगा, 30-35, जितना भी बच्चा हो, तो एक जैसा तो है नहीं कि एक सीख गया तो सब सीख जाएगा। बहुत सारी विभिन्नता होती है, एक सीखा, एक को सीखने में टाइम लगता है, एक को समझने में थोड़ा सा समझाना पड़ता है ज़्यादा। तो बच्चा को हर तरह से देखना पड़ता है, विभिन्न मतलब व्यक्तित्व विभिन्नताओं हर तरह से समझना पड़ेगा, सब में विभिन्नता होती है थोड़ी थोड़ी। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कह रहा है बच्चों से बातचीत करके करें और उनके दृष्टिकोण से महत्व दें। ऑप्शन बी कह रहा है विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। ये नियम लागू करना ये तो नेगेटिव पॉइंट है, बच्चा पर कभी भी ये रूल्स स्ट्रिक्ट रूल्स ये सब नेगेटिव पॉइंट है। चलिए सी ऑप्शन देखते हैं। शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हो, समान मानक एक ही तरीके से कोई भी चीज़ करना है ऐसा नहीं है विभिन्नता, इसको चेंज करते रहना चाहिए। एक ही तरह से बच्चा क्या सीखेगा, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग और अनुमानित करना चाहिए। ये बच्चों को लेबलिंग करना, सेग्रीगेट और लेबलिंग, ये ऑप्शन नंबर रॉन्ग है। कभी भी बच्चे को लेबलिंग नहीं किया जाता, बच्चे के अकॉर्डिंग सोचा, बच्चे के हित के लिए सोचिए, बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग सोचिए। जहाँ बच्चा एक्टिव है वो ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर वन सही सही है। जहाँ बच्चा डायलॉग करता है, बातचीत करता है, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, बच्चे के दृष्टिकोण को महत्व देना ये प्लस पॉइंट है, इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ये बच्चों के बारे में बता रहा है कि बच्चा क्या करना पसंद करता है, क्या सही है क्या गलत है। 4 ऑप्शन है, उसके बाद कौन कौन सा सही है। ऑप्शन है बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। ऑप्शन बी है बच्चे समस्या समाधान करता है। ऑप्शन सी है बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। ऑप्शन डी है बच्चे पर्यावरण से के सक्रिय अन्वेषण है। चलिए देखते हैं। ये कह रहा है क्या निष्क्रिय प्राप्त करता। बच्चे कभी भी निष्क्रिय पैसिव नहीं हो सकते हैं, ये एक्टिव बच्चों को, ये तो ऐसे ही कट गया। बच्चे को एक्टिव मेंबर कहा जाता है, निष्क्रिय कभी भी नहीं, पैसिव नहीं होते हैं। बच्चे समस्या समाधान करता है, ये सही राइट है। बच्चे समस्या का समाधान करते हैं, बच्चे रहते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। 2-4 बच्चे मिलके कोई भी समस्या को चलिए ऐसे ऐसे टीचर से पूछ के बच्चे भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और ऑप्शन नंबर सी क्या करें, बच्चे वैज्ञानिक शोध करते हैं। बच्चे वैज्ञानिक शोध करते हैं, ये जीन प्याजे भी कहें बच्चे जो हैं वो वैज्ञानिक शोध करता है। तो जीन प्याजे ने भी कहा है ये अपने थ्योरी में, बच्चे वैज्ञानिक होते हैं, छोटे लिटिल बच्चे। ऑप्शन नंबर डी है बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषण है, ये भी राइट है। बच्चे को जैसा इन्वायरमेंट, जैसा माहौल में रखिएगा, इन्वायरमेंट में रहेगा, वो कुछ ना कुछ सीखेगा, सक्रिय करेगा। अगर बच्चे के हाथ में एक पेन भी दे दीजिए तो उसको खोल के चेक करेंगे, ये कैसे है, ये कैसे इसको लगाया, किसको कैसे, इसके अंदर क्या भरा हुआ है। तो ये सब क्या है, ये सक्रिय अन्वेषण है। तो ऑप्शन नंबर ये भी राइट है। अब जिसमें इस तरह का स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा दे रहा है, तो जिसमें ए है वो कट गया, ए है इसमें ए भी कैंसिल हो गया। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, सी बी सी डी, सॉरी, ये फोर्थ हमारा राइट ऑप्शन हो गया। ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, बहुत टाइम हो गया। नेक्स्ट क्लास में और आगे पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।